I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द कौशिक शो में। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से कच्चा थीव आइलैंड की बातें सुर्खियों में चली हुई हैं। ऐसा नहीं है ये कोई नया विषय है, ये बहुत पुराना विषय है, काफ़ी सालों से चला आता है और इस पे काफ़ी डिस्कशन भी होते हैं। आज हम भी इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली लोगों को ये मानना है कि एक लैंड का इशू है कि लैंड हमने गलत तरीके से श्रीलंका को दे दिया है या गिफ्ट कर दिया है। पर मेरे हिसाब से ये इशू 3 विषय में डिवाइड होता है। पहला इशू है लैंड का, दूसरा इशू है तमिल पीपल का, तमिल लोगों का, तीसरा इशू है उन मछुआरों का, उन फिशरमैन का जिनके बारे में बात होती है। क्योंकि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जिसने भी पॉलिटिकल बयान दिया है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, अगर उन्होंने कुछ भी बयान दिया है तो उनके सेंटर में कहीं ना कहीं मछुआरे जरूर रहते हैं, फिशरमैन जरूर रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा विषय, क्या है कच्चा थ्यू की कंट्रोवर्सी और इसमें कौन सही है कौन गलत है और क्या सब डॉक्यूमेंटेड है, उन बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये है कच्चा थ्यू। ये कच्चा थ्यू जो है करीबन 285 एकड़ का लैंड है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चर्च है जिसमें इंडिया और श्रीलंका दोनों तरफ के लोग वहाँ पे एक महोत्सव होता है वो मनाने जाते हैं और यहाँ पे जाने के लिए किसी को भी कोई भी वीज़ा या फिर कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस आइलैंड की लंबाई की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की लंबाई है, वहीं पे 300 मीटर ये चौड़ा बताया जाता है वैसे। पर मगर ये पानी के बीच में गिरा हुआ एक आइलैंड है, तो हाई टाइड और लो टाइड के समय इसका क्या आकार रहता है वो एक जानने का विषय है। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो ये रामेश्वरम आप देख पा रहे होंगे। रामेश्वरम से लास्ट जो लैंड दिखता है हमें वो है धनुषकोडी, और धनुषकोडी से इसका जो डिस्टेंस है करीबन 33 किलोमीटर माना जाता है। वहीं पे ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये जाफना का एरिया दिखता है। ये जाफना का एरिया देख पा रहे होंगे, श्रीलंका में जो पड़ता है। जाफना से इसकी जो दूरी है वो करीबन 62 किलोमीटर्स की है। तो ये तो थी इसका ज्योग्राफी पॉइंट, आपने ज्योग्राफी पॉइंट इसका समझा। अब विषय उठता है कि ये जमीन असल में किसकी है। पहले श्रीलंका का पॉइंट जान लेते हैं कि श्रीलंका का इस विषय में क्या कहना है। श्रीलंका का कहना है कि अर्ली मिडिवल स्टेज में ये जो एरिया था ये पूरा जाफना किंगडम के अंतर्गत आता था। फिर 17th सेंचुरी में इसका जो कंट्रोल है रामेश्वरम से करीबन 55 किलोमीटर की दूरी में रामनंद जमींदारी जो चलाते थे उनको दे दिया गया था और ये इसका कंट्रोल जो था पूरा उनके पास। फिर 1921 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना ब्रिटिश राज के अंतर्गत। 1968 में द हिंदू को एक इंटरव्यू देते हुए राजा रामनंद ने ये भी बताया कि यहाँ से 1947 तक टैक्स कलेक्ट करते थे वो, और ये रामनंद स्टेट का हिस्सा था। इनफैक्ट इस जगह को लास्ट पोस्ट भी बोला जाता था रामनंद स्टेट का। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लास्ट में इंडिया के पास था तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा इतना इजी नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है। असल में लगातार श्रीलंका के लोग इसके बारे में आवाज उठाते रहे। इनफैक्ट वो अंग्रेज राज जब था, जब ब्रिटिश राज था, तब भी ये आवाज उठाते रहे, और पर उस समय उस आवाज को सुना नहीं गया क्योंकि क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था। दोनों ही जो जगहें थी वो अंग्रेजों के अंदर आती थी, इनफैक्ट ये जगह भी अंग्रेजों के अंदर आती थी, इसलिए इस बारे में इतना सोचा नहीं गया। देश आज़ाद हुआ तो बाउंड्री जब बनाई गई तो इस तरफ को बाउंड्री नहीं निर्धारित करी गई, इसको ये बताया नहीं गया कि ये किसका पार्ट है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट तब भी चलता रहा और आगे भी चलता रहा। इनफैक्ट 1968 में नेहरू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे इसको श्रीलंका को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो दो देशों के बीच में। बेसिकली वो दो देशों के बीच में कोई किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चाहते थे, इसलिए वो ये कह रहे थे कि ये लैंड जो है इतना ज़रूरी नहीं है और इसमें मैं नहीं चाहता कि कॉन्फ्लिक्ट इसके वजह से दो देशों के बीच हो, इसलिए ये श्रीलंका को दे देना चाहिए। जिसको बाद में उस समय के पार्लियामेंट ने एज अ नोट भी अटैच किया था, और इसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारा डिस्कशन होता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने नेहरू के इसी बयान को आधार बनाते हुए ये फैसला लिया कि ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका को दे देना चाहिए ताकि जिसकी वजह से दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा ना हो। जून 1974 को करुणानिधि से केवल सिंह जी मिलते हैं, जो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वो उनसे मिलते हैं और ये बताते हैं कि जो ये काचा थीव जो आइलैंड है ये श्रीलंका को दिया जा रहा है। करुणानिधि बोलते हैं कि बिल्कुल ये नेशनल इंटरेस्ट पे तो समझा जाता है कि आप उनको देना चाहते हैं, पर इसके बारे में कहीं ना कहीं विरोध होगा, तो उन्होंने 2 साल का समय मांगा ताकि जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं उनको समझा सके, अपने साथ के लोगों को समझा सके।
बट उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने ये समय उनको नहीं दिया, और उस समय के फॉरेन मिनिस्टर केवल सिंह ने उनको कुछ बातें बताई करुणानिधि जी को, जिनमें उन्होंने मुख्यतः 4 कारण दिए जिसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी है। वो कारण क्या थे, मैं एक-एक करके आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला कारण उन्होंने बताया कि कोई भी एग्जैक्ट कोई कॉन्क्रीट हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये जो लैंड था ये हमारा था, क्योंकि जब टेरिटरी डिफाइन करी गई थी तो कभी भी इस आइलैंड को लेकर टेरिटरी डिफाइन नहीं करी गई। श्रीलंका का एक अपना व्यू था और इंडिया का अपना एक व्यू था, और दोनों दोनों ही व्यू कॉन्ट्राडिक्ट थे, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। तो कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था इंडिया के पास कि ये इसमें सोल जो प्रॉपर्टी बनती है वो इंडिया की बनती है, यानी कि सोल जो इसमें ओनरशिप है वो इंडिया की है, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था। पहला कारण तो उन्होंने ये बताया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हो ये रहा था कि उस समय 1974 में प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान लॉबी जो है वो कोलंबो में स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसा आप देख रहे होंगे कि 1971 में हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें से पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बन गया। पर उस समय जो जहाज उड़ते थे वो कोलंबो में श्रीलंका में रुकते थे और वहां से रिफ्यूल होके आगे बढ़ते थे। तो 1974 में ये चीज भी थी कि वहां पे प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान लॉबी बननी शुरू हो गई थी कोलंबो में, श्रीलंका में। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज कुछ तमिलियंस को इंडिया से श्रीलंका ले गए थे प्लांटेशन के लिए, जैसे कि टी स्टेट में काम करने के लिए या फिर चाय पत्ती की फसलों के लिए काम करने के लिए, ऐसे बहुत से काम करने वो ले गए थे, पर उनको वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली थी। तो ये भी कारण जो केवल सिंह जी थे उस समय के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने करुणानिधि को बताया कि हमको ये आइलैंड क्यों देना जरूरी है। उनमें से तीसरा कारण ये भी था। और चौथा कारण, जो मेन कारण ये था कि उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई फिर से वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़े, इस रीजन में कोई लड़ाई हो, कोई वॉर हो, क्योंकि ऑलरेडी 1971 की लड़ाई हो चुकी थी, तो दूसरी लड़ाई में पड़ना कोई सही काम तो नहीं होता उस समय। तो उनकी सोच ये भी थी। ये 4 कारण उनको बताए गए, और उसके बाद 1974 में ही दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट को साइन किया। भले ही हमने कच्चा थ्यू श्रीलंका को दे दिया था, पर उस एक्ट के मुख्य 2 बिंदु हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले मैं वो आपको एक्ट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब आप जो ये एक्ट देख रहे हैं, ये 26 जून 1974 में ये एक्ट पास हुआ था। अ, इसी समय जून 1974 में करुणानिधि जी को भी ये बताया गया था कि हम अब जो है लैंड जो है ये श्रीलंका के पास जाने वाली है, ये आइलैंड जो है श्रीलंका के पास जा रहा है। इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मुख्य बिंदु है, इसमें आप आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 को देखिए। इस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द फॉरेन, इंडियन फिशरमैन एंड पिलग्रिम्स will enjoy access to visit Kachathivu as Hithroi and will not be required by Sri Lanka to obtain travel documents or visa for the these purpose। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंडियन फिशरमैन हैं या पिलग्रिम्स हैं वो इस जगह में आ सकते हैं और आराम से यहाँ पे अपने जो भी पूजा पाठ या जो भी आपने फिशिंग वगैरह करनी है वो सब कर सकते हैं, और श्रीलंकन गवर्नमेंट इनसे कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या वीज़ा नहीं चेक करेगी, ना ही मांगेगी। छठा पॉइंट ये कहता है द वेसल्स ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया विल एंजॉय इन ईच अदर्स वाटर सच राइट एज दे हैव ट्रेडिशनली एंजॉयड देयर एंड। कहने का मतलब ये है कि इंडिया और श्रीलंका के जो भी नाव है या जो भी फिशर्समैन है वो जैसे पहले आते जाते थे वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कई लोग क्या करते थे कि फिशिंग करने आते थे और इस आइलैंड पे थोड़ा रेस्ट करके दोबारा से आगे फिशिंग करते थे एंड कंटिन्यू करते थे। तो ये करा गया था कि आप ऐसा ही करेंगे, और ये दोनों, जिसके वजह से ये लैंड जो था भले ही श्रीलंका के पास जा रहा था, पर उसका यूज, इस लैंड का यूज वैसे ही था जैसे पहले हो रहा था। बट होता क्या है कि इसके बाद 1976 में एक और एग्रीमेंट साइन करा जाता है, जो कि 22 नवंबर 1976 में एग्रीमेंट साइन होता है, और इसमें कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल नंबर 5 का ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपको देखना होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ईच पार्टी शेल हैव सोवरेन राइट्स एंड एक्सक्लूसिव जुडिडिक्शन, जुडिडिक्शन पे ध्यान दीजिएगा, ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। दूसरे में कहा जा रहा है ईच पार्टी शेल रिस्पेक्ट राइट ऑफ द नेविगेशन थॉट ऑफ टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन with its law and regulation and the rules of the इंटरनेशनल लॉ। कहने का मतलब यह है कि जब 1974 में इस रूल को पास किया गया जिसमें ये जो लैंड है ये श्रीलंका के पास गया और इंडिया ने अपना क्लेम इसमें से हटा दिया, इस लैंड के ऊपर से अपना क्लेम हटा दिया, उस समय
एक्ट में ये रूल को श्रीलंका ने भी साइन किया था कि हाँ, इसका यूज़ वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ लैंड जो है श्रीलंका के अंदर जा रहा है, श्रीलंका के पास जा रहा है, इसके राइट जो है श्रीलंका के पास जा रहा है, बाकी सब कुछ चीज़ें वैसी रहेंगी। अब इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने दूरदेशी नहीं दिखाई, उनको समझ नहीं आया कि किस तरह का गेम खेला जा सकता है, ये सब देख सकते हैं। पर उस समय देख सकते हैं कि उस तरीके से उस समय की सरकार ने भी वो रूल उसमें रखे थे जो कि उन्होंने साइन करे। पर 1976 में ये रूल पूरे ही चेंज कर दिए गए। अब हम उन लोगों की भी बात कर लें जो दूसरा बिंदु है इस कॉन्फ्लिक्ट का मेरी तरफ से, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अंग्रेजों के समय करीबन 7,80,000 तमिलियंस को श्रीलंका ले जाया गया फॉर प्लांटेशन। उनको काफ़ी साल तक वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं दी गई। इसके पीछे काफ़ी कन्वर्जेशन हुई, लगातार कन्वर्जेशन चलती रही। पर मुख्य तौर पे 1974 का एक एग्रीमेंट हुआ। उस एक्ट का नाम था श्री मावो एंड गांधी एक्ट। इसमें यह बताया गया जो तमिलियंस कुछ लोग जो श्रीलंका में मौजूद हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि 1974 में ही ये लैंड के जो राइट्स हैं वो श्रीलंका को दिए गए। बेसिकली कारण बहुत से थे। आप ये देखेंगे कि उस समय की सरकार के सामने बहुत सी चीज़ें थी। पहले तो ये लैंड जो थी उस समय कोई यूज़ की नहीं थी, कोई यूज़ नहीं कर रहा था इस लैंड को, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इसका एरिया बहुत छोटा है, तो लैंड यूज़ होने लायक नहीं है। एंड हाई टाइड एंड लो टाइड के समय भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, जब टेरिटरी थी तो ये डिफाइन नहीं करा गया था कि ये किसके हिस्से में आता है, यानी कि हमारा डायरेक्टली इस पे कोई हक उस समय नहीं था। जब हम आज़ाद हुए उस समय इस पे हमारा डायरेक्टली हक नहीं था। हाँ, दोनों पार्टीज क्लेम ज़रूर करती थी, बट एक्चुअली हक नहीं रख पा रही थी उस चीज़ में। तो एक तो ये कारण था। तीसरा, 1971 की वॉर हुई थी हमारे यहाँ पे। तो 1971 की जब वॉर हुई थी उसके बाद चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई थी। श्रीलंका में चाइना का और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया था। तो जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये नहीं चाहती थी कि अगर हम एक आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं उसकी वजह से हम श्रीलंका से वॉर ना ले लें और चाइना और पाकिस्तान की मदद से कहीं श्रीलंका जो है चाइना या पाकिस्तान की लॉबी में ना चले जाए। ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था उन तमिलियंस के लिए जो कि वो वहां पे रहते थे, और इंदिरा गांधी की सरकार को ये लग रहा था कि अगर हम इस लैंड पे, ये लैंड जो है हम श्रीलंका को हैंड ओवर करते हैं या अपना क्लेम छोड़ देते हैं, तो हो सकता है वो तमिलियंस को वहां पे सिटीजनशिप दे दे। तो ये सब कारण थे उस समय के। बहरहाल फिर इसके बारे में एक आरटीआई 2015 पे आती है। मैं वो आरटीआई आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आरटीआई आप देख पा रहे होंगे, ये आरटीआई है श्री अलादी गुरुसामी की। इन्होंने इस आरटीआई में पूछा कि आई वांट अ डिटेल अबाउट द केचाथिविउ, हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस आइलैंड, इंडिया और श्रीलंका, एंड डू यू हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द ओनरशिप, प्लीज सेंड ऑल द अबव डिटेल्स सर। बेसिकली इसमें जानना चाह रहे थे कि इस आइलैंड पे एक्चुअल क्लेम किसका है, इंडिया का या श्रीलंका का, और अगर इंडिया का है तो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारे पास जिसमें ये क्लियर हो रहा हो कि इसमें ओनरशिप इंडिया की है। तो 2015 की ये आरटीआई है, आप देख सकते हैं 15 जनवरी 2015 की आरटीआई है और 27 जनवरी 2015 में इसका आंसर दिया गया, जिसमें आप इस लाइन को ध्यान से देख सकते हैं। दिस डिड नॉट इन्वॉल्व ईदर एक्वायरिंग और सीडिंग ऑफ द टेरिटरी belonging to India since the area in question had never been demarcated। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एरिया कभी भी डिफाइन नहीं करा गया था। ये जो कच्चा थ्यू जो आइलैंड है इसके आसपास की टेरिटरी डिफाइन नहीं करी गई थी। ये किसी भी टेरिटरी में नहीं आ रहा था, ना इंडिया की टेरिटरी में आ रहा था, ना ये श्रीलंका की टेरिटरी में आ रहा था। तो एक्चुअली क्या था, सिर्फ इस पर किसी का भी क्लेम था। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली इसको ना कभी किसी को दिया जा सका, ना हमने इसको गिफ्ट करा, क्योंकि ये था ही नहीं। बस जब हमने टेरिटरी डिफाइन करी तो हमने इंडिया की टेरिटरी जो डिफाइन करी उसमें ये आइलैंड था नहीं, ये श्रीलंका की टेरिटरी में आ गया, और ये श्रीलंका की टेरिटरी जो हमने डिफाइन करी उसके अंदर ये आइलैंड आया। टेक्निकली ये चीज़ है, और ये 2015 की आरटीआई है। अब तीसरा जो इसमें मैं बिंदु उठाना चाहता हूँ वो उठाना चाहता हूँ फिशरमैन का, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सही बिंदु है। क्योंकि जो भी हमारे देश में पॉलिटिकल बात कर ले, कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि लैंड तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि लैंड लेने के लिए हमें एक तरह से श्रीलंका के साथ वॉर पे जाना पड़ेगा। बट जो असल मुद्दा है वो है फिशरमैन का, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट फिशरमैन को पकड़ लेती है और काफ़ी सालों तक उन पे केस चलता है और वो श्रीलंकन जेलों में सड़ते रहता है। तो उसके बारे में जो कहानी है वो ये है कि एक्चुअली क्या है कि श्रीलंका काफ़ी समय से सिविल वॉर में रहा, जिसके वजह से वहाँ पे जो है फिशिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, ना इक्विपमेंट थे, ना पैसा था, और ना फिशिंग हो पा रही थी।
और इंडिया की तरफ फिशिंग बहुत ज़ोरों से हुई। तो अब हुआ क्या है कि इंडिया की तरफ जो फिश है वो डीप सी में चली गई है, यानी कि और गहरे पानी में चली गई है। मैं आपको एक मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब असल में है क्या कि ये कच्चा थीव का जो आप एरिया देख रहे हैं, अगर आप मान लें कि आप यहाँ से एक लाइन इस पे खींच दें, अब इधर का बॉर्डर तो पूरा श्रीलंका के अंदर आता है, और यहाँ से अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचते तो इधर का बॉर्डर पूरा इंडिया के अंदर आता है। पर असल में है क्या कि इस एरिया में ये ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ से अगर हम दूरी देखें तो 32 किलोमीटर्स की है। तो हो क्या रहा है कि ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे फिशिंग इतनी हुई है कि अब यहाँ पे फिशेज इतनी है नहीं, तो वो डीप सी में पहुंच गई। करीबन ये मान लें कि अगर हम इसको बॉर्डर एरिया मान लें, तो यहाँ से करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ता है, तब आपको फिशेज मिलती हैं। और पर इस एरिया में बहुत फिशेज है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि सिविल वॉर के चलते यहाँ पे इतनी फिशिंग हुई नहीं है। तो इस एरिया में बहुत फिशेज है। तो कई बार क्या होता है, हमारे जो फिशरमैन है वो फिश के लालच में, फिश को पकड़ने के चक्कर में इस बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अ, समुंदर में कोई फिजिकल यानी कि विजिबल बाउंड्री तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे ताड़ बाड़ लगी हुई है जो आपको दिख जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो फिशरमैन होते हैं वो गलती से कई बार क्या करते हैं, इस बाउंड्री के नज़दीक पहुंच जाते हैं या इसको क्रॉस कर लेते हैं एक मछली पकड़ने के चक्कर में। और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इस वजह से उठा हुआ है। अब इसी चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है हमारी सरकार को, और हमारी सरकार को इसी के बारे में बात करनी चाहिए, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमारा बार बार इन्वॉल्व होता है। ये है असल में पूरी कहानी। अब इसके इन सारे एंगल्स को देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी के समय, उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई, उनको समझ नहीं आया कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में काम लिया। या फिर आप समझ सकते हैं कि उनका पॉइंट जो था कि वो वॉर पे नहीं जाना चाहते थे, वो चाइनीज़ और पाकिस्तानी लॉबी को श्रीलंका में बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, वो जो तमिल थे जो कि श्रीलंका में थे, उनके लिए कुछ काम करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस समय ये कदम उठाया। या फिर आज की गवर्नमेंट को इन फिशरमैन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहिए। ये चीज़ें हैं, तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल ये थी जानकारी मेरी तरफ से कच्चा थ्यू जो आइलैंड है उसके बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।